दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले का असर दुनिया भर के शेयर बाजार में पड़ना शुरू हो चुका है। इस हमले का असर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है। इस युद्ध का असर सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट के भीतर नए खतरे के संकेत देने लगा है। इस हमले का असर अमेरिका को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ नाटो कंट्रीज में भी उठने लगे हैं। इस हमले का असर अमेरिका के भीतर टैक्स पेयर का पैसा और युद्ध की परिस्थितियों में अमेरिका सबसे बेहतरीन से ज्यादा इजराइल सबसे बेहतरीन और नंबर 1, यह आवाज क्यों उठने लगी है और इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि जो भी इस्लामिक गार्ड है वो अगर युद्ध विराम कर देता है, युद्ध रोक देता है, हथियार जमीन पर रख देता है तो उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इतना ही नहीं, जो लोग एक वक्त खामनेई की सत्ता के खिलाफ थे, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो वो संघर्ष अब इस कीमत पर करें कि मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है आजादी चाहिए तो फिर अपने आप में उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ये सारे मैसेज है क्या? वह भी ऐसे वक्त जब नया सवाल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर खत्म होते हथियारों का है, मिसाइलों का है, बम का है। इन परिस्थिति में नया सवाल यह भी है, क्या वाकई ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन सेंटर है उस पर अमेरिका और इजराइल ने बम बरसाए और आईएईए ने खामोशी बरत ली। लेकिन जब ईरान ने इजराइल के परमाणु सेंटर पर बम बरसाए तो उसके साथ ही यह सवाल बड़ा हो गया, कहीं कोई लीकेज हो गया तो मुश्किल होगी और बड़े बड़े शहरों को खाली कराना पड़ जाएगा। यह स्थिति तो कभी किसी ने सोची नहीं थी और सोचा तो यह भी नहीं था कि अमेरिका की ताकत के आगे ईरान खड़ा हो पाएगा। लेकिन ईरान में अब कोई चेहरा नहीं है, खामनेई मारे जा चुके हैं, यानी किसी चेहरे के आसरे अब अमेरिका को ईरान में लड़ाई नहीं लड़नी है। ईरान के सिस्टम से लड़ाई लड़नी और उस सिस्टम को अपने सिस्टम पर इतना भरोसा है कि वो ये मानकर चल रहा है कि दरअसल अब कहीं ज्यादा तीखे तरीके से जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि खामनेई ने शहादत दी है। वो बंकर में नहीं छुपे, वो अपने ही दफ्तर में रहे। वो जानते थे कि दरअसल ईरान का पूरा सिस्टम सिर्फ सुप्रीम लीडर के हाथ में नहीं होता है, बल्कि वो सिस्टम जो बनाता है वही उस देश को चलाता है। तो ये मैसेज तो दुनिया भर में गया कि खामनेई की हत्या में अमेरिका और इजराइल की जो भागीदारी रही, अब उसका बदला वो कैसे लेंगे, यह सवाल ईरान के भीतर ही बड़ा होने लगा और पूरा सिस्टम एकजुट हो गया। तो क्या यह सब कुछ इतना आसान है? हमें लगता है आज बात की शुरुआत उस शुरुआत से की जाए जहां अमेरिकी राष्ट्रपति को अब अमेरिका के भीतर उठते सवालों के आगे बढ़ते हुए यह कहना पड़ रहा है, युद्ध तो रोक दो। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, and police to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. तो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सैन्य पुलिस से आग्रह करता हूं कि वो हमले रोक दें और महफूज रहें, वरना आने वाले वक्त में मौत के लिए वो तैयार रहें। उसके बाद उन्होंने जो कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है और इसके लिए उन्होंने ईरान की जनता से अपील कर दी, वो सभी ईरानी देशभक्त जो आजाद होना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस मौके पर साहस दिखाएं, वीर बने और अपना देश वापस ले लें। अमेरिका आपके साथ खड़ा है। लेकिन दूसरा संकट तो यह है कि मिडिल ईस्ट देशों के भीतर से अब यह आवाज आ रही है
कि अमेरिका का जो एंटी मिसाइल सुरक्षा कवच है वो अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सुरक्षा में ही लगा हुआ है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट को अलग थलग कर दिया गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितना भी हथियार, जितना साजो सामान अमेरिका का था, वो या तो नष्ट हो गया या उसका उपयोग किया जा चुका है। और उसके बाद की परिस्थिति में ही यूरोप के कई देश अब खड़े हुए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। वो खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि मध्य पूर्व में अपने हितों की रक्षा के लिए वो जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अमेरिकी सैनिक चाहें और अमेरिका सेना चाहे तो उनके बेस का इस्तेमाल कर सकती है। इसका असर यह हो रहा है कि जहां जहां ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के जो सैनिक अड्डे दूसरे देशों में मौजूद हैं, साइप्रस में जैसे ब्रिटिश बेस है, उस पर हमला हो गया। एक नई परिस्थिति के भीतर नया सवाल यह भी है, क्या वाकई अमेरिका के सामने अब यह नया संकट है कि वह दुनिया को आर्थिक तौर पर सहेज के रखे, या ईरान के साथ जिस सिविलाइजेशन का वो जिक्र इन बातों के जरिए कर रहे हैं कि पूरी मानव सभ्यता के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, अमेरिका उन आतंकवादियों को सबसे बड़ी सजा देना और जिन बेगुनाहों की जाने गई उनकी मौत का बदला वो लेगा, इस बात का जिक्र ट्रंप करने से चूकते नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ की परिस्थिति में हुआ क्या है? एक झटके में 5 से 8% कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, $82.67 पर बैरल पहुंच चुका है। और फारस और ओमान की खाड़ी के बीच जो होर्मुज़ या कहें जल डमरूमल है, उस पर ईरान ने रोक लगा दी है। और इसका असर यह हुआ है कि दुनिया भर के भीतर बाजारों पर खुला असर पड़ने लगा। भारत में भी पहले घंटे ही लगभग 8 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। उसके बाद भी शेयर बाजार में कोई रफ्तार नहीं आई, बल्कि परिस्थितियां डूबते चली गई। और जो जानकारी निकलकर अलग अलग देशों से आ रही है वो अमेरिका को बेचैन कर रही है, क्योंकि कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए, मिसाइल ड्रोन का खतरा बना हुआ है। लेबनान में इजरायली हमले में 31 लोग मारे गए, तो उसके बाद वहां पर जो भी आतंकवादी गुट कहें या फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ जो गुट है, वह खुले तौर पर हमास खड़ा हो गया, खुले तौर पर हुती विद्रोही खड़े हो गए, और खुले तौर पर जो भी उनके साथ था वो सब खड़े हो गए। कुवैत में जो मीना अल अहमदी रिफाइनरी, उस पर मलबा गिर गया। सऊदी अरब के भीतर और ज्यादा परिस्थिति नाजुक हो गई जब वहां पर तेल की रिफाइनरी में आग लग गई। और उन परिस्थितियों के बीच वहां के यानी सऊदी के अधिकारी ये कहने से चूके नहीं कि हमको अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया, या कहें अमेरिका ने हमें त्याग दिया और अपनी हवाई रक्षा को इजराइल की रक्षा की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने अमेरिकी सैन्य अड्डों वाली सभी खाड़ी देशों को ईरानी हमलों के भरोसे छोड़ दिया है। इस बात का जिक्र बाकायदा सऊदी के अधिकारी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कही। الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد الأمريكي الذي يركز على أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل وسكان إسرائيل دون الاهتمام بالجوانب الدفاعية في دول الخليج العربية التي تتعرض اليوم لاستهدافات إيرانية دون جهد। तो क्या ईरान ने उस नब्ज पर हमला कर दिया जिसके बाद मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो अमेरिका के साथ खड़े थे अब अमेरिका को लेकर सवाल उठाने लगे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, इन्होंने खुले तौर पर अपनी तरफ से अपील की कि हमले रोके जाएं, बातचीत की दिशा में बढ़ा जाए। और ईरान का हमला उनकी संप्रभुता पर हमला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सुरक्षा के लिए आने वाले वक्त में वो जरूर कोई कदम उठा सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने बिना देर किए उनके विदेश मंत्री ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा, हम पड़ोसी को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम फारिस की खाड़ी के देशों में जो भी पड़ोसी है उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम
उन देशों में अमेरिकियों की मौजूदगी को निशाना बना रहे हैं जहां पर अमेरिकी बेस है, और पड़ोसियों को अपनी शिकायत इस युद्ध का फैसला लेने वालों तक पहुंचानी चाहिए। यानी ईरान भी अब मिडिल ईस्ट से कह रहा है, आप हम पर आरोप मत लगाइए जिसने युद्ध की शुरुआत की और इस परिस्थिति को लेकर खड़े हुए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि उसने आपको खुला छोड़ दिया, त्याग दिया, अलग थलग छोड़ दिया, तो इसके बाद आपका रुख होना क्या चाहिए? यह सवाल अमेरिका के ऊपर क्या दबाव के तौर पर काम कर रहा है? क्योंकि इन सब के बीच चीन और रूस की प्रतिक्रिया भी आ गई। चीन ने खुले तौर पर कहा कि दरअसल खामनेई की हत्या, उसमें यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर के उद्देश्य हैं, जो नियम है, वो सब उसके खिलाफ चले गए। ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा पर गंभीर उल्लंघन हो गया। चीन ने कहा, तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकिए, तनावपूर्ण हालात को और बढ़ने ना दीजिए, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति स्थिरता की अपील भी कर दी। और रूस ने इस हत्या को मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बता दिया और तुरंत राजनीतिक और कूटनीतिक समाधानों के रास्ते पर लौटना चाहिए, इस बात का जिक्र किया। लेकिन इसके ठीक उलट युद्ध का पैमाना कितना बड़ा हुआ, यह सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी अरामको जो है, वहां पर जब हमला हुआ और इजराइल के जो परमाणु रिएक्टर, जो पावर प्लांट हैं, वहां पर जो हमला हुआ, उसने अमेरिका के ऊपर एक नया दबाव बना दिया। यह दबाव इस बात को लेकर था कि अगर इजराइल के जो परमाणु षड्यंत्र हैं, वहां पर षड्यंत्रों पर अगर हमला होता है, जिसका जिक्र अभी तक इजराइल IAEA का मेंबर नहीं है, उसने कभी यह ऐलान नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया जानती है, तो फिर IAEA ने यह चिंता जतानी शुरू कर दी कि अगर कहीं यूरेनियम लीकेज हो गया तो हमें शहर दर शहर खाली कराने पड़ जाएंगे। यानी परिस्थितियां कितनी नाजुक है, यह इन तस्वीरों के जरिए भी उभरने लगा है। और डेंजर हो गया यार। दो तस्वीरें जो आपने देखी, उसमें पहली तस्वीर अरामको कंपनी जो सऊदी अरब में है, उसकी रास तनूरा रिफाइनरी जो दम्माम के पास है, वहां लगी आग की तस्वीर थी। और दूसरी तस्वीर इजराइल के भीतर जो न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर हुए हमले की तस्वीर थी, अटैक की तस्वीर थी। और महत्वपूर्ण यह भी है कि इन सब के बीच ईरान के भी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हुआ है, और न्यूक्लियर सेंटर यह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। लेकिन IAEA ने इस बात से इनकार किया कि उसे कोई जानकारी है, जबकि वह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो आज तक IAEA का मेंबर नहीं हुआ है, वहां पर हुए अटैक को लेकर IAEA ने चिंता जता दी। यानी इन दो परिस्थितियों के बीच अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, वो गायब है। इस बात की फिक्र अब नाटो कंट्रीज में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, मिडिल ईस्ट के भीतर है, और उन तमाम देशों को लेकर हो रही है। क्या वाकई अमेरिका शुरुआत के 48 घंटे के युद्ध में जितना कुछ झोंक चुका है, उसके बाद उसके अपने हथियार जो अभी तक मौजूद थे खत्म हो गए, और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने अपने बेस खोल दिए और हथियारों को भी अटैक के लिए देना शुरू कर दिया। यानी स्थिति का विस्तार अमेरिका के मौजूदा उन परिस्थितियों से है जहां पर ट्रंप आगे तो बढ़ गए, लेकिन अब पीछे लौटना मुश्किल है, क्योंकि तब इजराइल खत्म हो जाएगा, ईरान एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभर आएगा। लेकिन इसका दूसरा असर जो इकोनॉमिकली है, उसको अमेरिका कैसे रोक पाएगा? और जो लोगों के सामने, दुनिया के तमाम देशों के लोगों के सामने इस पूरे युद्ध जमीन पर
जो पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर लोगों की मौजूदगी है, इजराइल में लोगों की मौजूदगी है, ईरान में लोगों की मौजूदगी है, इराक में लोगों की मौजूदगी है, यानी इस पूरे इलाके में जो दुनिया के अलग अलग देश अपने लोगों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, डूबते हुए शेयर बाजार को देख रहे हैं, कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमत को परख रहे हैं, ऐसे में क्या अमेरिका के ऊपर कोई दबाव है? क्योंकि ऑपरेशन एपिक फुरी ये सिर्फ एयर पावर से जीता जा सकता है, ये अमेरिका मानकर चल रहा था। लेकिन नई परिस्थिति में जब साइप्रस में ब्रिटिश बेस मिलिट्री जो है उस पर जब हमला हो गया और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ब्रिटेन के स्टारमर ने कहा था कि ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका उसके बेस का इस्तेमाल कर सकता है, उसके तुरंत बाद हुआ। तो अब यह सवाल है कि क्या नाटो कंट्रीज एकजुट होकर अमेरिका के लिए सारे दरवाजे खोल देगी और मिडिल ईस्ट अपने तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी सुरक्षा अब खुद उसी को तय करनी है, जिसका जिक्र ईरान भी कर रहा है और जो नए सवाल वहां पर खड़े भी हो रहे हैं। शायद इसीलिए अब भारत के भी 80-90 लाख लोग जो खाड़ी देशों में मौजूद हैं, उनके सामने भी रोजगार का संकट है, कुछ लोग के सामने फंसे होने का संकट है, कुछ लोग वहां पर जो बस गए अब उनके सामने नया संकट है, वो कहां जाएं। इसीलिए पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता व्यक्त तो की। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सुरक्षा का सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आईएई ने कहना है कि दरअसल हालत वाकई चिंताजनक है, गंभीर परिणाम हो सकते हैं, रेडिएशन के खतरों से इनकार नहीं करेंगे और ईरान अथॉरिटी से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच अगर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया तो फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं अगर युद्ध इसी तरीके से चलता चला गया। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के सामने इस वक्त है और दुनिया के सामने जो सवाल है वो बहुत साफ है कि दरअसल ये युद्ध जियोपॉलिटिक्स ज्यादा है, डिफेंसिव तो कतई नहीं है। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए अमेरिका इस युद्ध में कूदा जहां पर वो चाहता है कि तेहरान में एक लचीली सरकार हो और जो होमुर्ज या कहें जल डमरूमल पर नियंत्रण अमेरिका चाहता है और ईरान की रणनीतिक पहुंच को वह सीमित करना चाहता है और इजराइल चाहता है कि इस पूरे कालखंड में वो सबसे ताकतवर होकर उभर आए और यही बात वो अमेरिका से कह रहा है। लेकिन खतरे क्या हैं अमेरिका के सामने? बड़ा खतरा यह है कि दरअसल अब ऑर्गेनाइज्ड वे में ईरान की सरकार खुलकर काम कर रही है। कोई चेहरा नहीं है खामनई की हत्या के बाद या मौत के बाद या शहीद होने के बाद, और जो सुप्रीम लीडर जो कार्यकारी तौर पर जिन्हें बनाया भी गया, ये एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए गया कि दरअसल ईरान को सुप्रीम लीडर नहीं चलाते हैं, सुप्रीम लीडर द्वारा तैयार किया गया एक सिस्टम है जो कि कलेक्टिव वे में काम करता है। इसीलिए ट्रंप अब किसी चेहरे पर निशाना नहीं साध सकते हैं, तो उन्होंने इस्लामिक गार्ड्स का सहारा लिया। उन्होंने वहां पर आंदोलन कर रहे लोगों को ढाल बनाने की कोशिश की। नया सवाल, इजराइल जो चाहता है क्या उसे मिल जाएगा? अमेरिका जो चाहता था उसे मिल पाएगा? ईरान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक झटके में मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज जहां पर तेल ही तेल है, और जब सऊदी के भीतर रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद जो नजारा था उसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को थर्रा दिया है। और कोई समझौता या बातचीत या डिप्लोमेसी किसके आश्रय हो, मिडिल ईस्ट के भीतर यह सवाल बड़ा होने लगा है, क्योंकि अमेरिका खुद युद्धरत है। रूस और चाइना अभी युद्ध में कूदे नहीं है, लेकिन वह ईरान को नैतिक समर्थन और उससे पहले हथियारों का सहयोग लगातार देते रहे हैं। तो इस सवालों के बीच
एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। अमेरिका को लेकर दोनों का रुख बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ इजराइल, एक तरफ ईरान, दोनों को लेकर अमेरिका का रुख बिल्कुल अलग थलग। और इन सब के बीच आर्थिक संकट, कच्चे तेल का संकट और शेयर बाजार का डूबना। यह एक मैसेज है उस अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन अमेरिकी राष्ट्रपति बताना और बनाना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि आज उन्हें भी यह महसूस होने लगा कि संकट अमेरिका पर कहीं ना गहरा जाए। इस बिगड़े हालात में अमेरिका के भीतर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं जो ट्रंप का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि आपने ये युद्ध अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल की ताकत को बरकरार रखने के लिए और ग्रेट इजराइल बनाने भर के लिए किया है, जिसके खिलाफ अमेरिका हमेशा से रहा है। यह सवाल अमेरिका के भीतर गूंजने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।